ओके, सो क्लास 10 पहली बच्चा पार्टी। आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है और पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस फला का नाम है, कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसकी मदद से वैलेंसी और फिर वैलेंसी की मदद से कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। ये सारी चीजें होती क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक, नहीं तो कोई रिविजन करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जनरलाइज एटम ले लो एक्स, तो उस एक्स के अंदर उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा एक, और उस न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली शेल्स होंगी। उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका है। जैसे एक शेल और बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी शेल, लेकिन कोई बात नहीं। न्यूक्लियस के बाद वाली जो जस्ट पहली शेल होती है उसे के, उसके बाद वाली को एल और उसके बाद वाले को एम लिख देते हैं। हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, जैसे के अंदर कितने, एल के अंदर और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उन सब के लिए फॉर्मूला बना दिया गया 2n²। के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए 2, 3, ऐसे ही अगर एम के बाद अगर जाओगे तो एन आता है और उसके लिए एन की वैल्यू 4 ले लोगे। मतलब यहाँ पे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, एन की वैल्यू डालोगे तो 2, एल के अंदर सेम वे 8, एम के अंदर 18 जा सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर किसी भी एटम के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम पहले 2 लिखोगे, के अंदर 2 भरोगे, उसके बाद यानी एल आएगा तो उसके अंदर 8 भर दोगे और एम के अंदर 18 भर दोगे। जितने भी बचे वो आगे वाली शेल्स के अंदर डालते चले जाओगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका पूरा का पूरा रूल ही गलत साबित हो जाता है। वो कुछ साइंटिस्ट पता करते हैं कि एक एटम के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम जैसा कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 19 ले रखा है, तो उसके के शेल के अंदर 2, फिर उसके बाद 8, 2 10 यानी 9 बचते हैं और एम के अंदर मैक्सिमम 18 जा सकते थे। तो 9 बड़ी आसानी से चले जाने चाहिए थे। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे या केमिस्ट यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आप लोगों का 9 है ये सही है, लेकिन फिर भी एक एटम 9 नहीं रखता है। एक एटम रखता है 2, 8 और उसके बाद भी 8 ही रखता है, और जो एक होता है वो जस्ट इसके बाद वाली एन शेल के अंदर डाल देता है। ऐसा इसीलिए होता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों आपस में रिपल्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना अगला इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 के बाद वो आगे भेज देता है और 8 बॉन्ड सब फोर्स आपस में बैलेंस कर लेती हैं, तो 8 होता है। इस 11th के अंदर आप जाके पढ़ेंगे। यहाँ के अंदर आपको बस इतना याद रखना है कि एम शेल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप 8 याद कर लीजिए कि अगर आपके अंदर एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो आप 8 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन उसके आगे वाली शेल में डाल देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट मैंने बोला था लास्ट सेक्शन में याद करने के लिए। अच्छा, इसी की मदद से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो सकते हैं। मतलब 2 8 8 तो ऐसे ही चलेंगे। मैं यहाँ पे वैलेंसी बताने जा रहा हूँ। मतलब वैलेंसी का मतलब होता है जो वैलेंस शेल होते हैं, जो बाहर वाली शेल, इसको वैलेंस शेल बोल देते हैं। इस वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है। अगर मैंने बताया था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, मतलब 1 2 या 3 है, तो वो डायरेक्टली उसकी वैलेंसी बन जाती है। अगर 1 है तो उसकी वैलेंसी 1, अगर 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 और 3 है तो उसकी वैलेंसी 3। लेकिन वहीं पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 होते हैं तो वो 8 माइनस कर के लिखना पड़ेगा। मतलब 8 - 5 यानी उसकी वैलेंसी 3 होगी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। अगर 6 है तो 8 - 6 यानी 2, और इसी तरीके से 8 - 7 यानी उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, और इधर 8 - 8 यानी 0 वैलेंसी होगी। जब 4 से लेस वाले थे तो इनकी वैलेंसी पॉजिटिव और 5 6 7 8 वालों की नेगेटिव वैलेंसी होती थी। बस इतनी सी बात तुमको याद रखनी थी। अब अगर तुमको वैलेंसी आ गया है तो कंपाउंड फॉर्मेशन हलवा बात थी। क्यों? क्योंकि एक एटम ए और एक एटम बी की वैलेंसी अगर मान के चलो 1 2 है, तो इन दोनों की वैलेंसी को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था। ए के सफिक्स में 2 लिख दो, बी के सफिक्स में 1, और 1 लिखा नहीं जाता था तो ए टू बी, यही तुम्हारा उसका कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। एक एग्जांपल लेके इस वाली चीज को यहीं पे खत्म कर देते हैं। मतलब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कोई कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कार्बन के सफिक्स में 2, ऑक्सीजन के सफिक्स में 4 जाना था। ये दोनों आपस में सिंपलेस्ट रेशियो में 2 डिवाइड कर देता तो CO2 बन जाता। बस ऐसे ही बनते हैं केमिकल रिएक्शन।
अच्छा, ऐसा होता है। तो चलो फिर आप चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है। अरे सर ये क्या बता दिया, तो सबको पता होगा कि केमिकल चेंज होता है, नाम ही में केमिकल है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, आई होप आपको पता होगा कि केमिकल चेंज का मतलब कि उसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। अच्छा, एक बार जरा डिफरेंसेस देख लेते हैं, सीबीएसई बहुत बार पूछता रहता है। डिफरेंसेस नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चंस। एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तुम लोग को जब तक गलती नहीं पता चलती तब तक तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है। एक बड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन एक बार दिया था कि राधा ने फ्रिज खोला, राधा ने जैसे ही फ्रिज खोला, फ्रिज खोलते ही पानी पीने के बाद उसे एप्पल नजर आता है। उस एप्पल को काट के खा जाती है और आधा एप्पल वापस से फ्रिज के अंदर या फ्रिज के ऊपर कहीं भी रख देती है। 2 दिन बाद वापस वो देखती है, फ्रिज खोलती है, पानी पीती है तो देखती है कि एप्पल ब्राउन हो चुका है। अब जितनी आसानी से मैंने बताया कि एप्पल ब्राउन हो चुका है, उतनी आसानी से सीबीएसई ने छोटा सा कीवर्ड बड़े से पैरा के अंदर कहीं साइड में लिख देता है कि ये एप्पल ब्राउन हो चुका है और तुम्हें इसी बात को पकड़ना होता है और फिर बताना था कि फिजिकल चीज या केमिकल चीज है। अब जो थोड़े से मतलब होशियार बच्चे होंगे वो पूरा पैरा पढ़ेंगे, लेकिन वो बेचारे इस डाउट में फंस जाएंगे कि कटिंग ऑफ एन एप्पल, कटिंग ऑफ एन एप्पल के अंदर एप्पल तो एप्पल ही रहा, एप्पल तो बदला नहीं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल चेंज होना चाहिए। और वो हालांकि सही होते हुए गलत हो गए क्योंकि इस टर्न्स ब्राउन की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज की ये प्रॉपर्टी वैलिड हो जाती है जिससे केमिकल चेंज बन जाता है। वो प्रॉपर्टी क्या है वो तो आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे ये चीज क्या हुई यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि वो जो एप्पल ब्राउन हुआ था उसका मतलब ये था कि एप्पल हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो गया था जिसकी वजह से उसके अंदर रेंसिडिटी हो गई थी। हालांकि चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बिना भी आप ये सवाल कर सकते थे कि खाना सड़ने और खाना खराब होने की चीज तो हमने घर में बचपन से होती आ रही है। तो एप्पल ऑक्सीडाइज हो गया था, इससे ये केमिकल रिएक्शन हो गई और ये चीज आप शायद से एग्जाम में गलत कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सारी चीजें पर पढ़ लेनी चाहिए। तो उसी की वजह से फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस मैं यहाँ पे तुमको बताने जा रहा हूँ। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में फिजिकल के अंदर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे तुम्हारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। इसके अंदर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही केवल चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। इसके अंदर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसके अंदर आपकी हीट चेंज होती है, हीट चेंज सॉरी नहीं होती, इसके अंदर आपकी हीट चेंज नहीं होती है। इसके अंदर आपकी हीट इवॉल्व या गेन होती है। एग्जाम्पल का मतलब अगर आपने कोई पहला बीकर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसके अंदर एक छोटा सा 5 ml का कोई भी चीज डाल दी जिसके बाद उसका टेम्परेचर अपने आप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हीट का भी लेन देन होता है और इस वजह से वो केमिकल चेंज कहलाता है। अच्छा, तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस सीबीएसई किस तरीके से एनालिटिकल पूछेगा वो भी बता दिया है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर के एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर आपके होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग कर लेंगे। नहीं करेंगे आप क्वेश्चन कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको अगले वीडियो में बता दूंगा। खैर, अब आते हैं आपके जो चैप्टर होता है उसके पहले कॉन्सेप्ट पे। वो पहला कॉन्सेप्ट है आपका केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन असल में क्या होता है, उसकी जरूरत कहाँ से आ पड़ी, जरा समझो। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल चेंज हो रहा हो जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा चीजें मिल रही हो, वन और मोर रिएक्टेंट्स वो आपस में कंबाइन होते हैं। एक ए बीकर तुमने लेके रखा, उसके अंदर ऊपर से तुमने बी बीकर डाल दिया, एक यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो सी और डी बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज ए और बी से बिल्कुल ही अलग होंगी, एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब एग्जाम्पल से देखें तो अगर आपने ए प्लस बी को कंबाइन करा
उसके बाद आपकी सी और डी बन गई। तो इसके अंदर ए और बी जो कंबाइन होती है इन्हें रिएक्टेंट्स बोल दिया जाता है। ये तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और सी और डी आपके ये प्रोडक्ट्स बने हैं। हालांकि जो प्रोडक्ट्स बने हैं इनकी प्रॉपर्टीज ए और बी से बिल्कुल ही अलग होती हैं। मतलब सी और डी की प्रॉपर्टीज ए और बी जैसी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलता है? एग्जाम के अंदर आपको बहुत बार बोल दिया जाता है कि एक बड़ी सी केस स्टडी अगेन दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स दे दिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा विद दीस इंस्टेंसेस पता करो कि ये जो मैंने कांड करा है ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए एनसीईआरटी आपके 5 कोर कॉन्सेप्ट दे देती है कि कोई भी अगर केमिकल चेंज होगा तो उसके अंदर ये 5 चीजें जरूर होंगी। कौन सी 5 चीजें बेटा? देखो, पहली चीज, अगर कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर आपकी एक सेकेंड। हाँ, तो अगर कोई भी चेंज आपका केमिकल चेंज होगा तो उसके अंदर सबसे पहली चीज होगी चेंज इन स्टेट। अच्छा, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात, जो सबसे ज्यादा फंसने वाली चीज है कि अगर आपका एक आइस है, उस आइस को आपने मेल्ट करा तो वो लिक्विड बन जाएगा। यहाँ पे ये जो चेंज है आपका फिजिकल चेंज होता है, लेकिन और यहाँ पे स्टेट भी बदल रही है सॉलिड से लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट दोनों के अंदर आता है कि केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल स्टेट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसी चीजें बदलती हैं, समझो। आपने कोई भी केमिकल चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन की गैस ली पकड़ी और ऑक्सीजन की गैस पकड़ी, उन दोनों को उठा के एक बढ़िया से बर्तन के अंदर भर दिया और उसके बाद वो अपने आप पानी बन जाता है। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना, जो आपने हाइड्रोजन ली थी ये भी गैस थी, जब आपने ऑक्सीजन ली थी ये भी गैस है, लेकिन जो वाटर बना वो लिक्विड है। तो स्टेट चेंज होते हुए दिख रहा है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कैसे है? तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वाटर की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग होती हैं। वाटर एसिडिक होता है, ऑक्सीजन एसिडिक होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है और यही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। तो कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो तो उसका पहला इंस्टेंस होगा कि उसमें चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। दूसरा इंस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर आपको चेंज इन कलर भी देखने को मिलेगा। चेंज इन कलर से मेरा मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपने CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका ब्लैक कलर का होता है, जब आप इसको हीट कर देते हैं तो ये बनाता है CaO, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन उठा के CaO बना लेगा और बचता है CO2। ये याद करने का तरीका आपको देखो, CaO टूटता है और बचे कार्बन और 2 ऑक्सीजन, वो CO2 बना लेते हैं। ये CO2 गैस होती है जो हवा में उड़ जाती है। CaO आपका व्हाइट पाउडर होता है, जो पुट्टी होती है CaO वो व्हाइट पाउडर होता है और इसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं क्विकलाइन। ठीक है, इसे बोल देते हैं क्विकलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें आपका कलर ब्लैक से व्हाइट हो जा रहा है, तो चेंज इन कलर भी आपको केमिकल रिएक्शन का एक इंस्टेंस बताता है। फिर ये और आपको पता चलता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने को मिल सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस रिएक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे CaCO3 ये सॉलिड था, अचानक से कहीं से गैस इवॉल्व होने लग जाए तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी इसी के अंदर आएगा। फिर अगली चीज है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है जो आप लोगों ने रेस्पिरेशन, ये सबसे बढ़िया बात, अपनी उंगली उठाओ भाई, अपनी उंगली उठाओ और अपने नाक के पास लेके आओ। जैसे तुम अपनी उंगली अपने नाक के पास लाओगे, तुम देखोगे तो वो जो सांस तुम लेते हो ऑक्सीजन, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर से लेते हो। मतलब यार देखो, कोई बंदा है वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा 30 डिग्री उसी का राउंड होगा, लेकिन जब एक्सहेल करता है तो उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ के आता है। तो यहाँ पे चेंजिंग टेम्परेचर रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो आखिरी इंस्टेंस आपको जानना है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये मैं थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों का। आखिरी इंस्टेंस है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।